मंत्रिपरिषद का गठन। तो देखो, मंत्रिपरिषद के गठन में सबसे पहले बारी आती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाएगी। ये संविधान का अनुच्छेद 75 कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद। ठीक है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है प्रधानमंत्री, है वो उसका संहारक है, विघटक संगठन करता है और संहारक है। मंत्रिपरिषद का गठन करेगा प्रधानमंत्री करेगा और उसका विघटन करेगा तो भी प्रधानमंत्री करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री इनकी नियुक्ति नहीं करता है, इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, फिर प्रधानमंत्री बताता जाएगा और कि भाई इन सांसदों को और मंत्री बनाइए, तो उनको भी फिर नियुक्त करेगा, उनको भी शपथ दिलाएगा। ठीक है सर। उसके बाद आती है प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन। प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन, प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में संवैधानिक स्थिति है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की राय से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की राय से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, ये प्रावधान है। लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन प्रधानमंत्री के परामर्श से ही राष्ट्रपति करेगा। यहाँ राष्ट्रपति बाध्य है मंत्रियों का चयन करने में। ठीक है, अपने विवेक से नहीं बना सकता किसी को भी मंत्री। उसके बाद अगला है मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं। मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए कानूनी दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। देखो, एक बार ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि किसी व्यक्ति को हमने मंत्री बनवा दिया और वह अभी तक ना तो लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य है। तो ऐसी स्थिति में मंत्री तो उसको बना दिया आज, तो 6 महीने के भीतर आज से 6 महीने के भीतर उसको सदन के किसी भी, चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। अर्थात कहीं न कहीं से सांसद बनना ही पड़ेगा, चाहे तो लोकसभा में बनिए या राज्यसभा में बनिए। यदि ऐसा नहीं है तो वो 6 महीने के बाद मंत्री पद से हट जाएगा। ठीक है, ये हो गया मामला आपके लिए योग्यता। केंद्र में मंत्री बनने के लिए आवश्यक है कि वह चाहे तो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य। ठीक है सर। अगला नंबर है मंत्रियों का कार्य विभाजन। मंत्रियों का कार्य विभाजन। अब कार्य विभाजन मंत्रियों का साहब देखो ये कैसे होता है।
देखो, प्रधानमंत्री मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर देता है कि भाई इसको तो वित्त मंत्री बनाना है, ये रक्षा मंत्री के कार्यभार को संभालेगा, ये गृह मंत्री के कार्यभार को संभालेगा, है ये तुम्हारा साहब सड़क मंत्री है, साहब ये कृषि मंत्री है, ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री है। सबका उनका कार्य विभाजन कर दिया, कार्यों का विभागों का बंटवारा कर दिया था। वैधानिक दृष्टि से इस संबंध में प्रधानमंत्री को पूर्ण शक्ति प्राप्त है, लेकिन व्यवहार में विभागों का वितरण करते हुए प्रधानमंत्री को कई बातों का ध्यान रखना होता है। और कई बातें क्या ध्यान रखनी होती हैं कि कौन सा आदमी, कौन सा सांसद कौन से विभाग के कार्यभार को अच्छी तरीका से संभाल पाएगा, ये ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है सर। अब बारी आती है सब नंबर 5, मंत्रियों की शपथ। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। देखो, पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के सामने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के सामने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है, अर्थात राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। मंत्री परिषद का कार्यकाल। देखो, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष है, और सरकार का कार्यकाल भी 5 वर्ष है। ठीक है, अर्थात जब तक किसी दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक उसकी सरकार रहेगी, तब तक उसका मंत्रिपरिषद रहेगा। जब लोकसभा में उसका बहुमत नहीं रहेगा तो भैया ना तो सरकार रहेगी ना उसका मंत्रिपरिषद रहेगा। तो सामान्यतः मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष है सरकार का, लेकिन यदि लोकसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं होता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। सब समझ में आई बात? नहीं आई भाई? लोकसभा में जब किसी दल को बहुमत प्राप्त है जब ही तो वो सरकार है उसकी, जब ही तो वो सरकार में है, और जब सरकार में है उसकी सरकार है तो उसका मंत्रिपरिषद है। जब लोकसभा में बहुमत नहीं रहेगा उसकी सरकार नहीं रहेगी, सरकार नहीं रहेगी, मंत्रिपरिषद नहीं रहेगा। ठीक है सर। अगला नंबर है मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते। मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते। मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते। तो देखो, प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, इनको मासिक वेतन के साथ साथ मासिक भत्ते भी दिए जाते हैं, और जिनका निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन सभी को निःशुल्क आवास स्थान, वाहन और अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। ठीक है साहब। अब बारी आती है मंत्रियों की श्रेणियां। और मंत्रियों की श्रेणियां ये मैंने आपको कल बताई दी। मंत्रियों की श्रेणियां, मंत्रियों की श्रेणियां कल आपको ये बताई थी, आज फिर बता रहा हूं। देखो, मंत्रियों की श्रेणी होती है, एक तो होता है मंत्रिपरिषद और एक होता है मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल में तो होता है प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट स्तर के मंत्री, इनको तो मानते हैं हम मंत्रिमंडल में। किसमें मानते हैं? मंत्रिमंडल में, प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री को।
और मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, अन्य मंत्री जो कोई होते हैं वो सब मंत्रिपरिषद में आते हैं। ठीक है सर। और मैंने आपको ये भी बताई थी कि कैबिनेट की मीटिंग, कैबिनेट की बैठक सप्ताह में एक बार होना आवश्यक है, जबकि मंत्रिपरिषद की बैठकें महीने में एक बार होती हैं। ठीक है सर। ये कैबिनेट है जो, मतलब जो मंत्रिमंडल है, जो ये मंत्रिमंडल है, ये प्रमुख मंत्री हैं, ये सरकार का प्रमुख तंत्र है। जो भी सीनियर जो मंत्री होते हैं वो सब किस में आते हैं? कैबिनेट में आते हैं, मंत्रिमंडल में आते हैं। ठीक है सर। अब आएगा मंत्रिमंडल के कार्य एवं शक्तियां। ये तो गठन हो गया तुम्हारा। मंत्रिमंडल के कार्य एवं शक्तियां, क्या कार्य करता है मंत्रिमंडल? मंत्रिमंडल के कार्य एवं शक्तियां, कार्य एवं शक्तियां। और इसका पहला कार्य है साहब राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना। राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना। देखो, मंत्रिमंडल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। मंत्रिमंडल यह निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा और वैदेशिक क्षेत्रों में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी। देखो, ये निर्धारण करता है मंत्रिपरिषद। ठीक है सर। मंत्रिमंडल क्या निर्धारण करता है कि देश के आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी, ये निर्धारित करता है। नंबर दूसरा काम है साहब कानून निर्माण पर नियंत्रण। कानून निर्माण पर नियंत्रण। कानून निर्माण पर नियंत्रण। संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण मंत्रिमंडल का कार्य क्षेत्र नीति निर्धारण तक ही सीमित नहीं है, वरन इसके द्वारा कानून निर्माण के कार्य का जो भी नेतृत्व किया जाता है, मंत्रिमंडल द्वारा नीति निर्धारित कर दिए जाने के बाद उसके द्वारा ही विधि निर्माण का कार्यक्रम निश्चित किया जाता है और मंत्रिमंडल के सदस्य महत्वपूर्ण विधेयक सदन में प्रस्तावित करते हैं। हाँ साहब, देखो, कोई भी जो विधेयक सरकार लेकर के आएगी, विधेयक का मतलब कानून बनाने के लिए जो बिल लेकर के आती है सरकार, जो कोई भी लेकर के आएगी तो वो सभी किसकी सहमति से आएगा? वो सभी मंत्रिमंडल की सहमति से आएगा। अर्थात संबंधित मंत्री या फिर उसके कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा ही, मंत्रिमंडल के सदस्य के द्वारा ही कोई भी विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है साहब। अगला नंबर है कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च
नियंत्रण। सर्वोच्च नियंत्रण। सैद्धांतिक दृष्टि से संघ सरकार की समस्त कार्यपाल शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में निहित है, लेकिन व्यवहार में इस प्रकार की समस्त कार्यपाल का शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं, वे अपने विभागों का संचालन करते हैं और उनके कार्यों की देखभाल करते हैं। ठीक है सर। अब इसके बाद है वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य, वित्तीय का मतलब होता है वित्त से संबंधित, पैसा से संबंधित, बजट से संबंधित है, बजट से संबंधित। देश की आर्थिक नीति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद का होता है। इस हेतु उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष संसद के सम्मुख देश के संभावित आय का ब्यौरा, जिसको हम बजट कहते हैं, प्रस्तुत किया जाता है। देखो, मंत्रिमंडल के द्वारा ही ये बजट तैयार किया जाता है और बजट तैयार होने पर ये सदन में प्रस्तुत किया जाता है। इसको भी मंत्रिपरिषद ही पूरा करती है। बजट मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर ही वित्त मंत्री तैयार करता है और वही उसे लोकसभा में प्रस्तुत करता है। अन्य समस्त धन विधेयकों को भी मंत्रिमंडल ही लोकसभा में प्रस्तुत करता है। अगला नंबर है वैदेशिक संबंधों का संचालन, जो विदेशों से संबंध है। वैदेशिक 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 संबंधों वैदेशिक संबंधों का संचालन। वैदेशिक संबंधों का संचालन। भारत के वैदेशिक संबंधों का संचालन मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। उसके द्वारा युद्ध तथा शांति संबंधी घोषणाएं की जाती हैं और इस बात का निर्णय किया जाता है कि दूसरे देशों के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित किए जाएं। देखो, अभी ये चाइना और भारत की थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो गई थी, और ये गर्मा गर्मी इस तरीका से हुई थी भैया कि हमारे पूरे मंत्रिमंडल को अपनी राय देनी पड़ी और फिर उसके मुकाबला करने के लिए अपनी सेनाएं वहां भेजनी पड़ी। फिर मंत्रिमंडल ये निश्चय करता है कि किस देश के साथ हमें संबंध कैसे बनाने, अमेरिका से हमारे संबंध कैसे रहने, हमको ऑस्ट्रेलिया को कितनी तवज्जो देनी है, रूस से हमारे संबंध किस प्रकार हैं और आगे बढ़ाने हैं, किस तरीका से बढ़ाने। ठीक है सर। अगला नंबर है नंबर 6, नियुक्ति संबंधी कार्य। नियुक्ति संबंधी कार्य। नियुक्ति संबंधी कार्य। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिनको संविधान के अनुसार राष्ट्रपति नियुक्त करता है, उनकी नियुक्ति केवल और केवल मंत्रिमंडल के परामर्श से ही की जाएगी। ठीक है साहब। और मैंने आपको एक और बताया था ना, राष्ट्रपति का जो कार्य बताया था, वो बताया था क्षमादान का। तो क्षमादान भी राष्ट्रपति उसी अपराधी को करेगा जिसकी सिफारिश मंत्रिमंडल करेगी। तो मंत्रिमंडल ने बाध्य कर दिया है राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति करने में और उसको क्षमादान देने में। ठीक है सर। आज केवल इतना ही, कल आगे बढ़ाएंगे यहाँ से आगे। जय हिंद, जय भारत।